और शुरुआत करते हैं सबसे पहले ताजा अपडेट से। इजराइल में इस वक्त क्या चल रहा है, गाजा पर हमले किस तरह के हो रहे हैं और वहां की स्थिति क्या है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जो इजराइल से आ रहा है वो वहां की यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर आ रहा है। आइए सबसे पहले आपको वही सबसे पहला अपडेट दे दें। तो इजराइल में इमरजेंसी एकता सरकार की जो है वो गठन का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। विपक्ष के नेता बेनी गैंट्स सरकार में शामिल होंगे और नेशनल यूनिटी पार्टी के बेनी गैंट्स हैं, उनके साथ साथ जो दूसरे नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने भी हामी भरी है। अभी कुछ देर पहले एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है नेतन्याहू बेंट्स के बीच में, क्योंकि बेंट्स जो हैं, बेनी बेंट्स, उनकी एक बहुत मांग थी, डिमांड थी कि एक वॉर कैबिनेट बनाया जाए जो कि पूरे वॉर को और अटैक्स को इजराइल की ओर से जो गाजा पट्टी पर किए जा रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा। तो इस पर अब सहमति बन गई है और इसी शर्त पर गैंट शामिल हुए हैं इमरजेंसी एकता सरकार में। वॉर कैबिनेट पे कौन कौन होगा? नेतन्याहू साहब होंगे, बेनी गैंट्स होंगे और योआव गैलेंट जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये तीनों शामिल होंगे। और इसके अलावा जो फॉर्मर आईडीएफ जनरल हैं गादी एनस्कोट, ये और मिनिस्टर रोव डर्मर, ये दोनों के दोनों ऑब्जर्वर्स होंगे वॉर कैबिनेट के। तो ये इस तरह से अब वहां पर एक यूनिटी सरकार का गठन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। कई दिनों से कयास ये लगाए जा रहे थे, नेतन्याहू भी कह रहे थे कि साहब अभी वॉर चल रहा है, मैं अभी बहुत ज्यादा चीजों पे बात नहीं करना चाहता, हमें एक साथ आना होगा और इसके लिए एक वॉर के बीच में एक यूनिटी गवर्नमेंट की आवश्यकता है। तमाम विपक्ष के नेता आए और अब चाहे वो लैपिड हो, चाहे अब गैंट्स हो, इन सब ने अब मोटी मोटी सहमति बनाई। पूरे विपक्ष के नेता अब साथ में आए हैं। ये रही वहां पर सरकार फॉर्मेशन की पूरी इंफॉर्मेशन। अब आज दिन भर क्या हुआ जरा फटाफट से देख लेते हैं कि 5वें दिन एग्जैक्टली हुआ क्या है, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहले गाजा पट्टी के अल फुरकान इलाके में 200 से ज्यादा हमले किए गए हैं। आज जो आईडीएफ ने जो अपने स्पोक्स पर्सन के हवाले से किया है, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 75 साल में इस तरह की एयर स्ट्राइक्स कभी नहीं हुई गाजा पट्टी पर। और ये अल फुरकान इलाके में 200 जगह पर खास तौर से जो एयर स्ट्राइक की गई है, ये खास मकसद से की गई है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच गाजा के पावर प्लांट, एकमात्र पावर प्लांट है वहां पर, उसमें फ्यूल खत्म हो चुका है। अब सिर्फ जनरेटर्स का ही सहारा है। पहले से ही सीज का अनाउंसमेंट कर दिया था और अब पावर कट भी गाजा में हो चुका है। तो बहुत सारे दुनिया के देश इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर उत्पन्न हो गया है, उसकी ओर भी दुनिया ध्यान दे और इजराइल भी। हमास की ओर से तेल अवीव पर रॉकेट का अटैक्स लगातार जारी हैं। आज जो तेल अवीव का एयरपोर्ट है उसको खास तौर से टारगेट करके, यानी कि हमास भी चुपचाप नहीं बैठा हुआ है, वो भी अपनी तरफ से मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहा है। तो दोनों तरफ से इस तरह से एस्केलेशन जारी है। हमास मिलिट्री विंग का जो सुप्रीम कमांडर है मोहम्मद दीफ, अब उसको प्राइम टारगेट बना दिया गया है। ये मोहम्मद दीफ एक सीक्रेटिव चीफ था हमास का, और उसकी जो मिलिट्री विंग है हमास की, उसका ये चीफ था। मोहम्मद दीफ इसका नाम है। किसी ने नहीं देखा इसको, एक छोटी सी फोटो इसकी इंटरनेट पर है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन उसके ठिकानों और खास तौर से उसके रिश्तेदारों को आईडीएफ ने आज टारगेट किया। और यही है अल फुरकान का जो इलाका जहां पर मैं कह रहा था कि 200 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए गए। मोहम्मद दीफ के तमाम रिश्तेदारों के घर पर इजरायली सेना ने बमबारी की है और बताया जा रहा है कि इसके कई रिश्तेदार मौत के घाट उतार दिए गए हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा अभियान इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ा रही हैं। इजराइल ने दक्षिण लेबनान, अब थोड़ा सा दूसरा जो लेबनान वाला फ्रंट है वहां पर आ जाइए, वहां पर भी झड़पें जारी हैं। हिजबुल्लाह हो क्या रहा है कि दक्षिण लेबनान के जो तमाम शहर हैं वहां पर शेलिंग की है इजराइल ने। वहां पर उनकी जो आर्टिलरीज हैं वो तैनात ऑलरेडी हैं। और इन जो स्ट्राइक्स हैं इनका मकसद क्या है ये भी आपको आगे बताते हैं। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजरायली इलाकों पर रॉकेट अटैक किया था और कुछ जो वहां पर मिलिट्री पोजीशंस हैं वहां पर रॉकेट अटैक्स हुए थे और इसके जवाबी कार्रवाई के रूप में ये इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। तो इस तरह से इस फ्रंट पर भी, लेबनान फ्रंट पर भी हिजबुल्लाह से झड़पें जारी हैं। इजराइल ने गाजा में जमीनी आक्रमण शुरू करने का संकल्प लिया है, यानी कि अब जब सब एयर स्ट्राइक्स खत्म हो जाएंगी उसके बाद जमीनी आक्रमण होगा और गाजा को कब्जे में लेने के लिए ऑन फुट इजरायली फोर्सेस जो हैं वो अब गाजा में आएंगी। और ये लगभग साफ हो चुका है। संभवतः 14 तारीख से ये मिशन जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एयर स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। अब जरा डेथ टोल पर आ जाते हैं। दोनों तरफ से 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
इस बीच यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूएस अमेरिकन बंधकों की पुष्टि की है। लगभग 14 बताए जा रहे हैं जो कि बंधक हैं और हमास के कब्जे में हैं। तो इस तरह से अब ये अमेरिका के लिए भी चिंता, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दूसरे देशों के भी बंधक हैं। लगभग 130 बंधकों के होने की बात कही जा रही है। दोनों तरफ कितना नुकसान हुआ? इजराइल के 1200 से ज्यादा और फिलिस्तीन के 1000 से ज्यादा लोगों की इस पूरे संघर्ष में मौत हो चुकी है। आइए, गाजा का आगे क्या होगा ये तो हम बात करेंगे, लेकिन अब आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि हमास का ये जो टेरर अटैक था, इसके भारत के लिए सबक क्या है, सबक क्या है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडियन आर्मी ने अब पूरी स्टडी शुरू कर दी है और इस हमले के पैटर्न को समझने की कोशिश की है। और ये समझने की कोशिश हो रही है भारत में कि आखिर इजराइल से चूक कैसे हुई, और अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का अटैक भारत में होता है तो फिर क्या भारत उसके लिए तैयार है। आज फोकस इसी पे रहेगा पूरी चर्चा का। ये रिपोर्ट देख लीजिए, किस तरह के थ्रेट्स भारत पर हैं और उनसे निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी है, इस पर विस्तार से बात होगी। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय इस रिपोर्ट के बाद। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने जिस तरह से इजराइल पर अचानक हमला किया, उससे पूरी दुनिया चौंक गई है। सैन्य क्षमता के मामले में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक इजराइल का नुकसान देखकर हर कोई हैरान है। भारत समेत दुनिया भर के देशों में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमास ऐसा करने में कामयाब कैसे रहा। भारत में तो ऐसे कई खतरे हैं, इसलिए भारतीय सेना ने भी हमास हमले की स्टडी शुरू कर दी है। भारतीय सेना ये पता लगा रही है कि इजराइल से गलती कहां रह गई थी। भारतीय सेना ये भी पता लगा रही है कि ऐसे हमले को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए था। सैन्य सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैन्य नेतृत्व हमास के इजरायली ठिकानों पर किए गए हमलों का विस्तार से अध्ययन कर रहा है। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित भारतीय सेना के कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल भारत पर इस तरह के हमलों की आशंका कई मायनों में ज्यादा है। सबसे बड़ी वजह कि भारत हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। चीन और पाकिस्तान तो सीधा खतरा है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखाने मात्र का है और सरकार की चाबी फौज के पास है, और चीन में कम्युनिस्ट शासन है जहां सिर्फ राष्ट्रपति की ही चलती है। ऐसे में इन देशों से ऐसे हमलों की आशंका को भारत कभी नहीं नकारना चाहेगा। चीन और पाकिस्तान ही नहीं, हमारे दूसरे पड़ोसियों से भी इस तरह का खतरा कभी भी आ सकता है, और इसकी बड़ी वजह है खुली बॉर्डर नीति। भारत और नेपाल के बीच खुला बॉर्डर है, जिसकी निगरानी फिलहाल एसएसबी के पास है, और कई बार यहां से आतंकियों और बदमाशों की घुसपैठ हो चुकी है। इसी तरह भारत म्यांमार का बॉर्डर है, जहां 16 किलोमीटर के दायरे में बिना वीजा आना जाना किया जा सकता है। इसकी निगरानी असम राइफल्स जरूर करती है, लेकिन यहाँ से कई विद्रोहियों की घुसपैठ हो चुकी है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की निगरानी यूं तो बीएसएफ करती है, लेकिन कड़ी निगरानी के बावजूद यहाँ कई घुसपैठिए पकड़े गए हैं या मार गिराए जा चुके हैं। इसके अलावा भारत के भीतर भी कई ऐसी ताकतें पनपती रहती हैं जो किसी भी पल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। बीते कुछ सालों में बम धमाके और आतंकी हमलों में कमी तो आई, लेकिन कश्मीर में रह रहकर आतंकी सिर उठाते रहते हैं। इसी तरह नक्सल इलाकों में इस तरह के खतरे बने हुए हैं। इसके अलावा हाल ही में तेजी से सिर उठाता खालिस्तान का मसला भी भारत के लिए चिंता बढ़ा रहा है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद तो खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से सीखने की धमकी दे डाली, और भारत में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया की बात कह दी। यही वजह है कि भारत हमास इजराइल मामले को अभी से बारीकी से डिकोड करना शुरू कर चुका है, ताकि इस तरह के नापाक मंसूबे भारत में कामयाब न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमास का हमला भारत के लिए क्या सबक, इस पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए स्वागत कीजिए हमारे तीनों मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड ओपीएस राणा सर, जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। एडमिरल राणा, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल मेस्टन, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ और इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर आलोक बंसल सर। बंसल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। जनरल मेस्टन सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। और हमास का ये जो पूरा टूल किट है, इसको एनालाइज करना, इसको समझना और इस पर बारीकी से अध्ययन करके आगे बढ़ना इंडियन आर्मी के लिए किस किस लिहाज से महत्वपूर्ण है सर? दीपक, ना सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए लेकिन पूरे देश के लिए ज़रूरी है और इसके कुछ कारण है। देखिए, ये जो एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, सबसे बड़ी गलती वहीं से शुरू हुई है। और इंटेलिजेंस फेलियर जब हुआ है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, हमें पता है कि पहली बार इजराइल की हिस्ट्री में इतनी हार्ड लाइन राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट थी। और ये गवर्नमेंट ने जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर शुरू किया था, उसकी वजह से 47 हफ्ते तक वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन चले इजरायली जनता द्वारा, और जिसमें मोसाद और आईडीएफ भी थोड़ा बढ़ चुकी थी, मतलब डिवीजन हो चुका था। तो एक तो ये सबसे बड़ा लेसन है कि देश में पॉलिटिकल लीडरशिप को यूनिटी करना निहायत ही ज़रूरी है। दूसरा, इंटेलिजेंस, यहाँ पर मोसाद, मैं इसी लिहाज से कंपेयर करता हूँ, और मोसाद के साथ CIA, ये दो सबसे ताकतवर एजेंसीज हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया रहा है हिस्टोरिकली। लेकिन यहाँ दोनों चूक गए हैं, और इसीलिए भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और हमारे रॉ IB के लिए भी सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है मिलिट्री इंटेलिजेंस DIA, कि हमारी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बहुत फोकस होना चाहिए। इजराइल ने ह्यूमन इंटेलिजेंस शायद निगलेक्ट कर दी थी। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में मारा गया अमेरिका द्वारा, ड्रोन से अटैक किया गया था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहमियत की बात यह है कि जो पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी है, हमें पता था कि वो रोज़ अपनी बैल्कनी में आता है, लेकिन उस समय जिस दिन वो बैल्कनी में आया, ह्यूमन इंटेलिजेंस ने किसी ने कन्वे किया होगा, वो बैल्कनी में आ गया और तुरंत मिसाइल लॉन्च किया गया। तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की इतनी वैल्यू है। बिल्कुल सर, ये इंटेलिजेंस के अलग अलग आयाम हैं, एक पॉइंट की आवश्यकता है, और बहुत बड़े बड़े सबक हमें ये हमास का टूल किट दे रहा है। बंसल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और आपके मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, और आपने कहा कि ये सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि ये पूरे वेस्टर्न इंटेलिजेंस का फेलियर है। अनफॉर्चुनेटली सर, भारत के पास इस तरह का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। हमें अपने नेटवर्क पर ही भरोसा करना पड़ेगा, और वो शायद सीमित है। कितना बड़ा सबक है सर भारत के लिए हमास का ये टूल किट? देखिए, पहली चीज तो जैसा जनरल मेस्टन ने कहा, ह्यूमन इंटेलिजेंस के महत्व को कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से ऐसी स्थिति बन गई है कि लोगों को लगता है कि जो तकनीकी इंटेलिजेंस है वो ही काफी है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लोग जो है कम आंकने लगे। तो वो नहीं होना चाहिए। ये तो हमको बिल्कुल साफ रूप से दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा कि हमास जो है इसके रिहर्सल्स कर रहा था इस अटैक के, और 10 दिन पहले इजिप्ट ने इजराइल को बताया भी किस तरीके का हमला हो सकता है। उसके बावजूद ह्यूमन इंटेलिजेंस के अभाव में उनका जो इंटरप्रिटेशन था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उनको लग रहा था कि ये सिर्फ ट्रायल सिर्फ इसलिए है कि इसको कतार से और ज्यादा एड मिल जाए। तो ये इंटरप्रिटेशन गलत है। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण चीज है, जो हमें सीखनी है, और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कि इस हमले में हमास ने समुद्र, वायु और थल तीनों तरफ से हमले किए। इजराइल के अंदर पिछले 50 सालों में इस तरीके का कोई हमला नहीं हुआ। और जब भी मैं इजराइल गया तो मुझे लगा कि वो एक सुरक्षा राष्ट्र होने के बावजूद वहां के लोगों को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि इस तरीके का हमला नहीं हो सकता। आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं छुटपुट इधर उधर, पर कोई हमला या इन्वेजन इस तरीके का नहीं। तो इतना बड़ा हमला हुआ, तो इससे इनके इजराइल के पास बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम थे, आयरन डोम था एयर डिफेंस के लिए, बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है, लेकिन उसके बावजूद आयरन डोम को भी इन्होंने ओवरवेल्म कर दिया। 5000 रॉकेट फायर किए गए। तो ये जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले एयर डिफेंस सिस्टम थे, जो लिमिटेड
डिफेंस दे सकते थे, उनको भी ओवरवेलम कर दिया गया। तो यहां पे एक और चीज महत्वपूर्ण है कि इंसान आज भी संख्याएं जो है मैटर करती हैं, चाहे आप ट्रुप्स की संख्या लें या जो लो एंड वेपन्स हो उसकी भी संख्या मैटर करती है। क्योंकि पिछले कुछ समय से कई राष्ट्रों में यह कोशिश की जा रही है कि सेना का साइज कम किया जाए और तकनीकी रूप से उसको उन्नत किया जाए। भारत के साथ ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हमारी सेना एक आज भी एक बहुत बड़ी सेना है और ये सेना जो है इंसर्जेंसी से डील करती रहती है, तो हम इस तरीके की घटनाओं से डील कर सकते हैं। तीसरा एक और जो चीज हमने देखा कि एक कट्टरपंथी संगठन था हमास का जो कब्जा हुआ गाजा में, उसके लिए काफी हद तक इजराइल भी उत्तरदायी था। इजराइल नहीं चाहता था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का प्रभुत्व दोनों वेस्ट बैंक और गाजा में रहे और उसके अंतर्गत उसे शायद कैंप डेविड की कई शर्तें माननी पड़ती। इसलिए उन्होंने इस तरीके के हालात पैदा कर दिए कि हमास गाजा के ऊपर आधिपत्य जमा सके। लेकिन हमास एक आतंकवादी संगठन, एक कट्टरपंथी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसे वैचारिक संगठन जो है इनकी विचारधारा बदलती नहीं है। अगर आप हो सकता है थोड़े समय के लिए वो आपके साथी बन जाए, दोस्त बन जाए, लेकिन उनकी जो अल्टीमेट विचारधारा है वो आपके खिलाफ जाएगी। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अफगानिस्तान में तालिबान है, एक ऐसा संगठन जिससे आज हम शायद हाथ जोड़ मिला रहे हैं या उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं आऊंगा सर इस पे, मैं थोड़ा सा अलग से इस पर आऊंगा क्योंकि आप बार बार तालिबान के थ्रेट को भी रियल कहते रहे हैं, इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान याद आती है मैग्नेट लाइन, जो फ्रांस सोच रहा था कि बिल्कुल उसको सुरक्षित कर देगी और ठीक यही हुआ। इजराइल ने सोचा कि उसकी एक ऐसी फेंस है जो उसको इनविंसिबल बना देगी, लेकिन इस हमास के हमले ने बहुत कुछ अवधारणाएं बदल दी। मैं एडमिरल राणा अब आपके पास आना चाहूंगा सर। अगर ऐसा कोई हमला हुआ, क्योंकि अब इंडियन आर्मी ने पूरी स्टडी शुरू कर दी है, अगर इस तरह का कोई हमला हुआ और खास तौर से अगर वो जल मार्ग से इस तरह का कोई हमला होता है, तो क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस है सर और क्या क्या करना होगा उस मोर्चे पर? थैंक यू दीपक एंड जय हिंद कैप्टन बंसल सर एंड जनरल मेस्टिन। जहाँ तक हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन से आपका एक ताल्लुक है, पिछले 26/11 के बाद जो है, जो हमारे जो पूरा कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम में जो इजाफा हुआ है, जितना जैसे कि एक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, हमारा नेवी के पास हमारे पास पेट्रोल बोट्स आई है, मैन पावर भी इजाफा हुआ है, हमारे एयरोस्टेट पूरे सर्विलेंस सिस्टम लगा है पूरा जामनगर से लेके डाउन साउथ तक। तो पूरा कोस्टल एरिया में जो सर्विलेंस हुआ है, काफी कोऑर्डिनेशन जो हमारी नेवी, कोस्ट गार्ड और सिविल अथॉरिटीज के बीच में, उससे एक प्लस हम लोग आज टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हम सैटेलाइट सर्विलेंस को यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है जैसे कि आप देखा आपने कि इजराइल में हम ये अपने आयरन डोम की बात करते हैं। जब आप इतने रॉकेट फायर करते हो, आयरन डोम इज नॉट मेंट फॉर दीज स्मॉल रॉकेट्स। आयरन डोम जो है एक बड़े मिसाइल टारगेट के लिए बनाई गई है, और जब आप 3000-5000 रॉकेट फायर करते हो तो उसमें आयरन डोम इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती है। तो बट हमारे परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे कि जो पिछले 15 सालों में हमारा सिस्टम बहुत इंप्रूव हुआ है, और यहाँ तक कि हर एक शिपिंग, हर एक डो जो मूव करते हैं, जो हमारी फिशिंग बोट जो आती है, उन सब का डेटाबेस मैनेज होता है, उनके सबके साथ जो है कोस्टल अथॉरिटी की डेटा माइनिंग उसको करती है, और हर एक चीज पे नजर रखी हुई रहती है। और पहले से जो है कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया है कि जहां तक हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, एंड जहां तक फेलियर की बात है, दैट कैन हैपन एनीवेयर, वेदर इट्स अ ह्यूमन टेक्नोलॉजी फेलियर। यानी कि हमारी तैयारियां पूरी हैं एडमिरल राणा, लेकिन आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो वाकया हुआ है, इससे हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस को कम से कम लेवल अप करना चाहिए। जनरल मेस्टन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और अगेन जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही है, हमारे साथ प्रॉब्लम यह है सर कि हमारे तरफ एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और दोनों से हमें सीधे थ्रेट्स हैं। अब ओपन बॉर्डर भी एक बहुत बड़ा इशू है सर। नेपाल से हमारा ओपन बॉर्डर है, म्यांमार की साइड भी 16 किलोमीटर तक हम बिना वीजा के आ जा सकते हैं, और हमारी बॉर्डर भी जो है वो अनफेंस्ड है, थोड़ा सा बहुत सारे मोर्चों पे लूज भी है। हमारे लिए ये बॉर्डर प्रोटेक्शन इंटेलिजेंस के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होगा सर? देखिए, बॉर्डर प्रोटेक्शन इंटेलिजेंस के लिहाज से तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कारगिल हमारे लिए सबसे एक लाइव स्टडी है। कारगिल के जब हुआ हमारे अंदर घुसपैठ,
हमारी रॉ की इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये कहीं ना कहीं तो फेलियर था। और जबकि हमारी वहाँ पर काफ़ी हैवी फोर्स डिप्लॉयमेंट है। तो इसमें 2-3 चीज़ें मुख्य हैं। पहली बात तो इंटेलिजेंस हमारी, देखिए इंडियन आर्मी के अलावा हमारे पास देश में पुलिस की भी इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस है, रॉ की है, आईबी की है। इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ मीडिया से भी एक इंटेलिजेंस मिलती है। मीडिया का आजकल बहुत कॉन्टैक्ट्स होते हैं और आपके बहुत बड़े अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं। मैंने फिलहाल एक चैनल पे कवरेज मेरे को बुलाया था जिसमें पंजाब में वो दिखाया था कि एक पाकिस्तानी बंदा वो एक माइक्रो ग्लाइडर के जरिए वो लैंड करता है पंजाब की हमारी टेरिटरी में, और ड्रग स्मगलिंग और हथियार स्मगलिंग तो होती है उससे। तो कहने का मतलब है इंटेलिजेंस की तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास चाइना और पाकिस्तान तो स्टेटेड एनिमीज है। इसके अलावा टेररिज्म, ये जैसे कैप्टन बंसल ने बोला, तालिबान और जितने जिहादीज हैं, बांग्लादेश से भी थ्रेट है, म्यांमार से भी थ्रेट है, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट वहाँ से पल रहे हैं। तो कहने का मतलब है चाइना और पाकिस्तान टेररिज्म का इस्तेमाल करेगा और साथ ही कन्वेंशनल थ्रेट रहेगी। चाइना ने फिलहाल गलवान में, डोकलम ने क्या किया है। तो हर लिहाज से इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। Absolutely. और जिस प्रकार हमारी ये गवर्नमेंट ने एक इंटेलिजेंस का बनाया था कि 1 बॉर्डर 1 फोर्स, लेकिन उसको क्या है कि अभी मेरे ख्याल और उस पर अहमियत करना पड़ेगा। ये एक सीमा हैदर कैसे हमारी टेरिटरी में घुस गई दिन दिहाड़े 4 बच्चों के साथ, वो एक टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है। और ये जो वहाँ पर एसएसबी डिप्लॉयड थी, मेरे ख्याल समवन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। इस देश में अभी जहाँ पर भी कोई लैक्सिटी होती है, लोगों को अकाउंटेबल करना पड़ेगा। उसको एक इश्यू नहीं बना सकते हैं कि कोई टेररिज्म चले आ रहे हैं। दूसरा एक और मैं चीज बोलूंगा, फोर्स डिप्लॉयमेंट, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत जरूरी है। इन द केस ऑफ इजराइल, एक्चुअली वो रिजर्विस्ट डोमिनेटेड आर्मी है, उनके पास काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड 0 था, कोई डिप्लॉयमेंट नहीं थी। 1-2 चेक पॉइंट्स पे डिप्लॉयमेंट थी। इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट है और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह की डिप्लॉयमेंट है, लेकिन उसके बावजूद टेररिस्ट कभी ना कभी स्नीक इन कर जाते हैं। तो हमें अपनी चौकसी और बढ़ानी पड़ेगी। और मैं फिर दोहराता हूं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अगर यूरी में अटैक हुआ था कुछ साल पहले, तो वहां जो सीनियर कमांडर्स हैं, दे शुड हैव बीन सैक्ड। एंड मैं बिल्कुल ब्लंटली बोल रहा हूं, क्योंकि ये जूनियर्स की परफॉर्मेंस निर्भर होती है अपने सीनियर कमांडरों के ऊपर। अगर सीनियर कमांडर्स ग्राउंड पे जाएंगे, चेक करेंगे, जूनियर का मोटिवेशन रहेगा। और याद रखिए, ग्राउंड पे वो सोल्जर है, यंग ऑफिसर है। एब्सोल्युटली सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस रहे, आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और पूरी कड़ी को जोड़ा जाना चाहिए, और जो भी दोषी हो उसे सख्त से सख्त नजीर के रूप में एक सजा देनी बड़ी जरूरी है। बंसल सर, अब हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमें सिर्फ अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि हमें बहुत सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, हमें टैक्टिकल एडवांटेज के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, हमें काउंटर टेररिज्म के लिए चाहिए। अब ये जो इजराइल का केस है सर, वहां पर तो एक जितने भी वहां पर युवा हैं वो मिलिटरीली ट्रेंड लोग हैं, वो कंपल्सरीली जाते हैं अपने आर्मी में, तो वहां का सिटीजन भी चलता फिरता एक आर्मी ही आप समझ लीजिए। हमारे साथ वो नहीं है। और जिस तरह से हमारे आंतरिक जो चुनौतियां उभरी, और खास तौर से खालिस्तान का मुद्दा, और हमने पन्नू जो आतंकवादी है उसका स्टेटमेंट दिखाया कि वो बिल्कुल रिलेट कर रहा है इस अटैक से और थ्रेट कर रहा है हमें। ये उभरती हुई चुनौतियों में सर क्या करना होगा? देखिए, पहली चीज तो यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है एक बड़ी मांग उठती रही, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। हर एक को थोड़ा बहुत सेना का एक्सपोजर मिलना चाहिए। इससे लोगों में एक अनुशासन की भावना आती है, मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग आती है। पर भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, शायद संभव नहीं है। और इसीलिए जो नेक्स्ट बेस्ट चीज है वो अग्निवीर, ये जो स्कीम आई है, ये एक बहुत बड़ा कदम है इस तरफ, क्योंकि इसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी जिनके पास मिलिट्री एक्सपोजर होगा। तो अब धीरे धीरे भारत में भी ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। हमारे यहाँ समस्याएं क्या है कि प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे यहाँ हर बॉर्डर के लिए नई फोर्स बना दी गई है, कहीं बीएसएफ है, कहीं एसएसबी है, कहीं आईटीबीपी है, कहीं असम राइफल्स है। ये फोर्सेस क्यों बनाई गई हैं? जिससे कि एक एक आईपीएस ऑफिसर डीजीपी रैंक का बना दिया जाए, बैठा दिया जाए। क्या इनकी आवश्यकता है?
इनके आपस में जो समन्वय है उसमें समस्याएं हैं। तो ये सब चीजें सोचनी है, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर गार्डिंग है उसमें जरूर समस्याएं हैं। पर मैं ये बात नहीं मानता कि खुला बॉर्डर नहीं होना चाहिए। नेपाल और हमारे जिस तरीके के रिश्ते संबंध हैं उसके लिए खुला बॉर्डर ठीक है। म्यांमार बॉर्डर में भी जो 16 किलोमीटर आने जाने की बात है वो उपयुक्त है, क्योंकि वहां की जो जनता है जो मोरे के आसपास रहती है या बॉर्डर में रहती है, उनके सीमा के उस पार रिश्ते हैं, संबंध हैं और सदियों पुराने हैं, वो चलेंगे। लेकिन हमें चौकसी रखनी है। एटर्नल विजिलेंस इज द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी, जो किसी ने कहा है। और ये चौकसी सिर्फ एजेंसीज या सेना या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि ये जो वैचारिक रूप से संगठित संगठन होते हैं या जो आतंकवादी संगठन होते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि एक विचारधारा से जुड़े होते हैं। और ये बिल्कुल ये मौके की तलाश में होते हैं। हमास का टूल किट एक और चीज बता रहा है कि पिछले 4 साल से जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वहां पर 4 बार सरकार जो है वो बदल गई और आंतरिक उथल पुथल चलती रही। और इस वक्त तो वहां पर जो जुडिशरी और गवर्नमेंट है उनके बीच में एक तरह से टसल चल रहा था और इसी कमजोरी को ढूंढा हमास ने। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि बतौर भारतीय हम बंटे ना, एक मत रहें, डिफरेंसेस जरूर आए लेकिन वो ये ना आए कि वो लगे कि किसी देश की कमजोरी के रूप में। एडमिरल राणा सर, क्लोजिंग रिमार्क फ्रॉम योर साइड सर। अभी हमको क्या करना है? हमारी प्रिपेयर्डनेस, अलर्टनेस तो हमें बढ़ाना ही होगा, लेकिन व्हाट एक्स्ट्रा नीड्स टू बी डन? मेरे विचार में जो कैप्टन बंसल ने कहा है, हमको कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हमारे इतने बड़े देश में इतने लोगों को अकोमोडेट कर पाना मुश्किल है, लेकिन मैं इसका एक और दूसरा तरीका हो सकता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब 62 चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद एसएसबी ने हमारे गढ़वाल में हर एक गांव वासियों को कंपल्सरी राइफल चलाना सिखाया था। उसमें मैंने 11 साल की उम्र में मैंने राइफल चलाना सिखाया था उस समय। उसी तरह जब मैं इजराइल गया हूँ, वहां मैंने देखा कि वहां पे जो लड़कियां हैं 2 साल के लिए जॉब करती हैं और जो बॉयज हैं वो 3 साल के लिए मिलिट्री सर्विस करते हैं। और एक किस्म से शुरू से ही जो है एक नेशनलिटी सबके ऊपर आ जाती है, वहां पे राष्ट्र प्रथम सबके ऊपर आ जाता है वहां पे। हमारे यहाँ पे भी ये सिस्टम होना चाहिए। और हमारा सिस्टम जो अभी पिछले 15 सालों में हमने देखा है, 10 सालों में जो हमने परिवर्तन देखा है, वो परिवर्तन हमारे अभी कम से कम हमारा 500% ज्यादा हमारा परिवर्तन हुआ है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इस परिवर्तन के साथ हमारा सिस्टम अभी बहुत अच्छा काम करेगा और उसमें ऑगमेंटेशन होते रहेंगे। विल बी इंटरफेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ में, हम चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक थिंक हो, चाहे वो थिंक टैंक हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इन सब का एक समन्वय बनेगा तो एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम हमारे सामने, देश के सामने उभर के सामने आएगा। आई एम थैंकफुल एडमिरल राणा, आपने उसका जिक्र किया। बिल्कुल सराहन ट्रेनिंग उसे कहा जाता था, जो उत्तराखंड और आसपास के लोगों को दी जाती थी। और इसी बात पे मुझे याद आया, लेकिन इस पर कभी और चर्चा करेंगे, कि हमारे देश में डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज की पढ़ाई की भी बात की जाती है कि स्कूल लेवल पे होनी चाहिए, ताकि बचपन से ही डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी के बारे में एक सेंस डेवलप हो। और बाकी जो थिंक टैंक्स हैं, इंडिया फाउंडेशन से लेकर सब लोग जो थिंक टैंक्स हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन बचपन से अगर हाँ, एडमिरल राणा आप कुछ कहना चाह रहे हैं फटाफट से सर। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है, मैं यहाँ पे काफी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में गया हूँ, मैं यहाँ पे जो हमारे उत्तराखंड की बहुत यूनिवर्सिटियाँ हैं, इनके पास 1965 का सिलेबस है। एब्सोल्युटली। मैंने उनको मॉनिटर किया है कि मैं इस सिलेबस को इम्प्रूव कर सकता हूँ, इस सिलेबस में नई टेक्नोलॉजी दे सकता हूँ, नई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दे सकता हूँ जो तो, लेकिन उतना रिसोर्स बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें वो सिरे पकड़ने होंगे और सिरे पकड़ के हमें डोर को सुलझाना होगा, तब जाकर शायद बात बने। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। एडमिरल राणा, थैंक यू सो मच सर। जनरल मेस्टन, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैप्टन बंसल, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए आपका तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध पर भारत सरकार की नजर बनी हुई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। I think in the 5 days that the operations, Hamas, Israel and these military operations, which look like getting escalated, I think the global markets will factor all things into account. And if the supply lines are not disrupted, hopefully we will be able to navigate through everything happen. But you know, this is not something on which I would like to speculate. And I don't think you or your news agencies would like to speculate either.
What we are doing is we are watching this on a real-time basis, and I'm confident that we means as in India, we will navigate this both on availability and other factors. त्योहारी सीजन में सोने की मांग कैसी रहेगी, इस पर जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, किस तरह रहेगी सोने की चाल, सोना महंगा होगा, सस्ता होगा या कोई और ट्रेंड बदलेगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सईम जी। सर, पहला सवाल ये, सोने की चाल किस तरह की रहेगी पूरे सीजन के लिए? देखिए, सोना अभी देखा जाता है कि श्राद्धों के टाइम पर उसके पहले थोड़ा सा घटता है, और सोना जो $1900 था वो नीचे घट के $1830 से आया और भी थोड़ा नीचे गया था, और लेकिन अभी सोना वापस $1860 आया है। इजराइल की जो वॉर हुई है हमास के साथ, उस वजह से भी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के वजह से 12 तारीख तक सोना फिर भी थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन और मंदी के रह सकते हैं, और राइट बाइंग के हैं। अगर एंड कंज्यूमर आके माल खरीदना चाहे तो उसको शायद लगे तो अपना माल को सिर्फ बुक करके डिपॉजिट दे के रेट बुक करा के जा सकता है, और नवरात्रे में अपनी जाके डिलीवरी ले सकता है। रेट्स यहाँ से 5 to 7% और बढ़ सकते हैं दिवाली धनतेरस के दिन, और मुझे लगता है कि राइट टाइम है बाइंग का, क्योंकि जो भी चार्ट्स आ रहे हैं, ओवरसोल्ड था गोल्ड बीच में और अभी भी थोड़ा ओवरसोल्ड है, उस हिसाब से गोल्ड का रेट्स अभी अचानक से कम 1000 से 1500 रुपये जंप होने की आशंका है। सर, ये तो हो गए निवेशक की बात, लेकिन अगर हम घरों की बात करते तो हम जानबूझकर उन तारीखों को ही चुनते हैं जहाँ पे हमको खरीदारी करनी होती है या ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। तो उसके लिए क्या सीज़न के लिए कुछ हमने ऑफर्स तय किए हैं, किसी बैंक से कुछ और बातचीत की है, कुछ ऐसा जो हम ग्राहक को ऑफर कर सकें? देखिए, जितने भी रिटेलर्स हैं इंडिया ने, उन्होंने पिछले 3 महीने में काफ़ी अच्छी बाइंग की है। इसी सीज़न के लिए 1.5 महीना जो सीज़न ये चालू रहने वाले हैं उसके लिए, और जो वेडिंग सीज़न है दिवाली के बाद 10 दिन बाद, उसके लिए भी अच्छी बाइंग की है, जिसके लिए 15 तारीख से ऑफ़र्स चालू हो गई हैं। जीजेसी ने भी इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल का लॉन्च किया है 15 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक, जहाँ पर हम 5 किलो गोल्ड, काफ़ी सारे जो 10 से 15 हम ज्वेलरी देंगे, हर बाई के साथ चांदी का सिक्का देंगे। बात बाजार की, बाजार में लगातार दूसरे दिन भी तेजी देखने को मिली और निफ्टी सेंचुरी लगाकर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 400 अंकों की शानदार तेजी रही। वहीं निफ्टी बैंक भी 150 अंक बढ़ा। कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बाजार में चारों तरफ हरियाली रही। कारोबार के अंत में निफ्टी 121 अंक चढ़कर 19,800 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 394 अंक उछलकर 66,473 पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी 157 अंक चढ़कर 44,500 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार के दिन भर का पूरा एक्शन बता रहे हैं अरमान नाहर। देखिए, आज मार्केट की बात करें तो आपको निफ्टी हुआ, निफ्टी बैंक हुआ, निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप, सभी में आपको अच्छी खासी तेजी जो है यहाँ पर आती हुई दिखी। सबसे पहले अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो वहाँ पे हीरो मोटो लगभग 4% के आसपास की तेजी, विप्रो में भी आपको 3% से ज़्यादा की तेजी, और ग्रासिम और अल्ट्राटेक में भी आपको लगभग 2 से 3% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी। अब अगर निफ्टी लूजर्स की कैटेगरी देखें तो आपको HCL टेक, अडानी पोर्ट, TCS और SBI जैसे स्टॉक हैं जहां पर आपको गिरावट जो है आती हुई दिखी। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? मिश्र धातु लगभग 12% से ज्यादा तेजी आती हुई दिखी। जोमेटो जो बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते अच्छा खासा मोमेंटम में रहा। फिनिक्स मिल्स यहाँ पर भी 3% की आपको बढ़त दिखी, और MCX जो बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी, उसके चलते भी 2% से ज्यादा की तेजी आपको आती हुई दिखी। उसके अलावा अगर आप टॉप गेनर्स देखें तो आपको JK टायर दिखेगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स में 10% के आसपास की तेजी आपको दिखी, और उग्रो कैपिटल की बात करें तो 5.5% के आसपास का आपको जो है मोमेंटम आता हुआ दिखा। अब उसके अलावा लूजर्स देखें तो सोम डिस्टिलरीज, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल जो रेटिंग के चलते जो खबरें पहले आई थी, उसके बाद आज भी आपको वहां पर गिरावट आती हुई दिखी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में भी लगभग 2.5% के आसपास की जो है गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल आज अगर मार्केट की बात करें तो आपको पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ ही जो है मार्केट बंद होते हुए दिखे, और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बढ़िया जो है आपको मोमेंटम आता हुआ दिखा कई सारे स्टॉक्स में। एमफी के डेटा ने भी यही चीज जस्टिफाई करी कि लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में इनफ्लोज जो है लगातार अच्छा खासा आ रहा है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS ने दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान कंपनी के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 11,342 करोड़ रुपए रहा, जबकि जी बिजनेस ने 11,350 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान जाहिर किया था। तिमाही आधार पर TCS की एबिट मार्जिन 23.2% से बढ़कर 24.3% रही।
कंपनी ने 9 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 19 अक्टूबर तय की है। और टीसीएस ने नतीजों के ऐलान के साथ ही शेयर बायबैक की भी घोषणा की है। कंपनी मौजूदा भाव से 15% की प्रीमियम पर शेयर बायबैक करने वाली है। शेयर बायबैक पर कंपनी करीब 17,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। टीसीएस ने बताया कि शेयर बायबैक 4,150 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर किया जाएगा। ये बायबैक टेंडर रूट के जरिए होगा, यानी जो निवेशक शेयर बेचना चाहते हैं उन्हें बिड करना होगा। पिछले 6 सालों में भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी की ओर से ये 5वीं शेयर बायबैक होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में अनंत अंबानी की नियुक्ति को लेकर प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म LIAS ने आपत्ति जाहिर की है। क्या है ये पूरी खबर, जानते हैं नूपुर से। रिलायंस बोर्ड में अनंत अंबानी की नियुक्ति पर IIAS ने सवाल उठाए, आपत्ति जताई है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर होनी है रोटेशनल नियुक्ति। आकाश, अनंत और ईशा की रोटेशनल बेसिस पे नियुक्ति होने वाली थी। IIAS की AGM में प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की सिफारिश की है अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। अनंत अंबानी की नियुक्ति पर क्यों आपत्ति जताई है उसके कारण मैं आपको बता देती हूँ। IIAS गाइडलाइन के मुताबिक 10 साल का अनुभव या 30 साल उम्र होना जरूरी है। अनंत अंबानी की उम्र सिर्फ 28 साल है, जिसके चलते रिलायंस बोर्ड में नियुक्ति के प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की सिफारिश की है IIAS ने। ईशा और आकाश अंबानी की उम्र 31 साल है, इसलिए आपत्ति नहीं जताई है और 26 अक्टूबर तक ई वोटिंग होगी। 30 तारीख को नतीजे आने वाले। इन गवर्नेंस हालांकि इसके फेवर में उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई है, लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। और इस वक्त वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। भारत और अफगानिस्तान के मुकाबले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जीत के करीब पहुंच चुकी है टीम इंडिया। स्कोर है 240, 2 विकेट के नुकसान पर। भारत को जीत के लिए 33 रनों की जरूरत, और ये है इस वक्त का अपडेट। क्रीज पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मौजूद हैं और टीम इंडिया जीत से बस चंद कदमों की दूरी पर। और भारत और अफगानिस्तान के बीच आज ये मुकाबला चल रहा है। भारत बिल्कुल दहलीज पर जीत की पहुंच चुका है। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का परचम लहराने वाले नीरज चोपड़ा ने जी बिजनेस से खास बातचीत की। मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से बातचीत में नीरज चोपड़ा ने कहा कि लोगों की जो उम्मीदें होती हैं उन पर खरा उतरना ही उनका उद्देश्य है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले आपको नई नई बधाइयाँ। एशियन गेम्स में फिर से आपने गोल्ड जीता है। वैसे अब आपकी आदत बन चुकी है, लेकिन एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच जी। नीरज जी, देखिए ये बात तो सही है कि जब आप देश के लिए खेलते हैं तो आपके कंधों पर बहुत बोझ होता है, और आपके कंधों पे तो डबल बोझ है। एक भाले का भी होता है, जेवलिन आप जो फेंकने जा रहे हैं, और दूसरा देश के हम जैसे सारे करोड़ों प्रशंसकों की उम्मीदों का। तो कितना मुश्किल होता है जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं और बार बार वही परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, तो कैसे आप उसको पूरा कर पाते हैं? उसके लिए क्या तैयारी करते हैं? बिल्कुल जी, तैयारी बेस्ट करके जाते हैं। हमारे पास टाइम होता है तैयारी करने के लिए, कंपटीशन के लिए, तो अच्छी तैयारी करके जाते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि भाले का ही वेट होता है और लोगों की उम्मीदें भी होती हैं, तो बिल्कुल भाला इतना भारी नहीं होता है, 800 ग्राम का होता है। वही कोशिश होती है हमारी जितना दूर इसको फेंक सके जी। तो और उम्मीदें जो होती हैं, अच्छा लगता है कि लोग उम्मीद करते हैं, तो प्रेशर से ज़्यादा मोटिवेशन होता है वो हमारे लिए। और ऐसे ही कोशिश करें कि ऐसे ही लोगों की उम्मीदें बनी रहें और हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते रहें हमेशा, तो यही मेरा मकसद रहेगा। इस बार 100 पार जो नारा था हमारे एशियन गेम्स का, आपकी अगुवाई में हम 100 के पार निकले भी हैं। हिंदुस्तान के खेलों के लिहाज से पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदला है और आगे आपको क्या नजर आता है? हमारा भविष्य कितना सुनहरा है? बिल्कुल जी, जिस तरीके से इस बार एशियन गेम्स में 107 मेडल जीते हैं, पिछली बार 70 थे, तो हमारे मैक्सिमम मेडल आए हैं, पहले से बहुत ही ज़्यादा हैं।
तो ऐसा ये परफॉर्मेंसेस देख के ऐसा लगता है कि जो भी बड़े गेम्स होंगे जैसे ओलंपिक गेम्स है उनमें भी हमारा जो है रिकॉर्ड टूटने वाला है। जिस तरीके से खिलाड़ियों ने यहाँ पे परफॉर्म किया उससे भी बहुत अच्छा है। जो पिछले बार टोक्यो ओलंपिक्स था, इस बार पेरिस में शायद और अच्छा रहेगा, और आने वाले और ज़्यादा जो भी हम जहाँ पे भी हम खेल लेंगे हमारे परफॉर्मेंस हमेशा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि जो यंग खिलाड़ी हैं वो उभर के आ रहे हैं इंडिया के और फियरलेस हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहने वाला है आगे वाला टाइम। एक छोटी सी जगह से निकलकर मेहनत करके अपने दम पर जगह बनाना और पूरी दुनिया में छा जाना, घूमना फिरना, अलग अलग देशों में आप जाते हैं, काफ़ी मुश्किलें भी होती होंगी। ये चाहे वहाँ का वातावरण हो, चाहे वहाँ की बोली हो, खान पान हो, कैसे आप सामंजस्य बिठाते हैं? जी पहले थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अब तो सब कुछ नॉर्मल है। जो भी खाना पीना मिलता है अपने तरीके से वो खा लेते हैं, और ट्रेनिंग तो जहाँ पे भी रहे हम दिल से ही करते हैं। तो बिल्कुल अब तो पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अब तो कहीं पे भी हो वर्ल्ड में तो अच्छे से सर्वाइव करना आ गया है। बिल्कुल। नीरज जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि वैसे तो आपने इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इतने खुशी के पल, पूरे हिंदुस्तान को गौरव के पल दिए, लेकिन ऐसा कुछ और है जो नीरज चोपड़ा अभी भी हासिल करना चाहते हैं कि हाँ ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है? नहीं, बस टारगेट वही है जी कि लंबा खेलें अपने देश के लिए, और जब तक खेलें अच्छा परफॉर्म करते रहें, और सिर्फ मेडल ही जीतना मेरा वो नहीं है। मैं खेलता हूँ वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ट्रेनिंग करना, खेलना। तो बिल्कुल जब तक करेंगे दिल से करेंगे और जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा करते रहेंगे। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। नमस्कार।